जैसा कि आपने देखा, न्यू क्रिमिनल लॉज के फोर्स में आते ही देश भर में इनको लेकर चर्चा हो रही है। कुछ रीसेंट पीआईएल्स भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में फाइल हो चुकी हैं। मद्रास हाई कोर्ट में फाइल हुई एक पिटीशन न्यू क्रिमिनल लॉज के हिंदी टाइटल्स यानी कि नाम, दैट इज द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्वेश्चन करती है। साथ ही पिटीशन में इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की भी रिक्वेस्ट की गई है। पिटीशन में स्टेट किया गया है, while there are 28 states and 8 union territories in India, only 9 states and 2 union territories had Hindi as the official language. The petitioner stated that only around 43.63% population of the country spoke Hindi, with the rest speaking other languages. जहां एक तरफ ऐसे ही कई केसेस कोर्ट में फाइल होते हुए नजर आ रहे हैं और न्यू लॉज पर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, वहीं आपको बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने सिटीजन्स को एड्रेस करते हुए न्यू क्रिमिनल लॉज की वजह से आने वाले बदलाव को बताया है। उन्होंने एश्योर करते हुए कहा है that justice would be delivered up to level of the Supreme Court in all cases within 3 years of the registration of an FIR under the newly implemented criminal laws। अब इस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद शायद आपके लिए कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, लेकिन सबसे ज्यादा जो इशू न्यू लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के बाद सामने आया वो ये है कि लॉज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से अलाइन नहीं करते। जी हाँ, आपने सही सुना, कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को बताते हुए कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने यूनियन होम मिनिस्टर को पिटीशन लिखते हुए एक लेटर लिखा है और लॉज को पोस्टपोन करने के लिए कहा है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने फ्लैग किया है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज were against judgments of the Supreme Court. The letter read, "These amendments are in total defiance and utter disregard of the constitutional principles and honorable apex court verdict." आपको बता दूं कि जिन कुछ प्रोविजंस की बात बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपने लेटर में लिखी है वो पुलिस कस्टडी के पीरियड और हैंडकफ के सेक्शंस को लेकर है। बीसीडी ने लिखा है, "Enlargement of period for police detention from 15 to 60 to 90 days of the new court is atrocious and oppressive to say the least. The power to handcuff without court permission sends a signal of state terror amongst public." अगर इन प्रोविजंस को थोड़ा इलेबोरेट करके समझे तो पुलिस को कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए 14 दिन का टाइमलाइन दिया गया है और द राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू बी हर्ड इवन बिफोर अ केस इज मेड आउट अगेंस्ट हिम। ये दो मेन चेंजेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोसीजरल लॉज में हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से टकराते हैं। आप तो जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस किया है। एफआईआर तुरंत रजिस्टर करने के मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जहां पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम हो, पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है और फिर केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। कानून कहता है पुलिस ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए फर्स्ट 14 डेज के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं, एंड सेकंड इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जब प्राइमा फेसी केस बन रहा हो। ये चेंज 2013 के सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रूलिंग के खिलाफ है, जिसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी गाइडलाइंस के बाद कई केसेस में बिना देरी एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पुलिस बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कहना है, while the Lalita Kumari judgment mandates that FIRs must be registered if the information discloses a cognizable offence and allows preliminary inquiry only to determine if a cognizable offence is revealed, the BNSS 2023 expands this scope. Under BNSS, preliminary inquiries are conducted to ascertain if there is a prima facie case for offences punishable with 3 years or more but less than 7 years of imprisonment. Unlike the Lalita Kumari guidelines, which specify categories like matrimonial disputes, commercial offences and medical negligence, BNSS applies broadly to all relevant offences within the defined punishment range. Accused के सुने जाने के हक के केस में BNSS प्रोविजन में एक नया चेंज लाया है। सेक्शन 200 CRPC मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन के प्रोसीजर के बारे में बात करता था जब वो कॉग्निजेंस ले रहा हो। ये मैंडेट करता था कि मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को ओथ पर एग्जामिन करने के बाद ही कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद
एक्यूज फॉर्मली समन होता है। BNSS सेक्शन 223 इस प्रोविजन को रिटेन करता है, पर एक क्यूरियस प्रोवाइजो या एक्सेप्शन को ऐड करते हुए, जो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard। मतलब मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकता जब तक एक्यूज को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता। ये एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि सेटल्ड लॉ एक्यूज को कॉग्निजेंस स्टेज के बाद भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं देता। एडवोकेट सौतिक बनर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि एक्यूज का हक भी होता है चुप रहने का जब तक केस उसके खिलाफ बन नहीं जाता। जज अगर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दे तो एक्यूज को बोलने पर मजबूर करना उसके राइट्स को प्रेजुडाइज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के डिसीजन में स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पेदी में कहा था कि एक्यूज को इनोसेंस प्रूव करने के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस स्टेज में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का राइट नहीं होता। जज सिर्फ प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रोड्यूस किए गए मटेरियल को कंसीडर कर सकता है ताकि रोविंग और फिशिंग इंक्वायरी और मिनी ट्रायल एट द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस स्टेज से बचा जा सके। ये भी एलिज किया गया है that the BNSS provision also restricts the scope for a judge to take cognizance in offences where the accused is a public servant and the offence is alleged to have been committed in the course of his discharge of official function. The judge cannot take cognizance unless the accused public servant is given an opportunity to make assertion as to the situation that led to incident so alleged, and his superior officer submits a report containing the facts and circumstances of the incident. ये CRPC से अलग है, क्योंकि CRPC प्रोविजन इतना वाइड एक्सेम्पशन नहीं देता। ये सिर्फ कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट करता है जब कंप्लेनेंट एक पब्लिक सर्वेंट हो और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा हो। न्यू लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनमें रेट्रोग्रेड प्रोविजंस की बात करते हुए फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है, There are several provisions which are retrograde. For example, the opportunity should have been taken to improve the laws to bring it in line with modern criminal jurisprudence. Now, I can't call the present provision unconstitutional, but to continue with death penalty, to continue with adultery as a crime, to continue with sedition as a crime, all this is completely retrograde. That apart, the bail provisions are capable of two interpretations, maybe more than two interpretations. And if one interpretation is accepted, it would be retrograde and unconstitutional. For example, one interpretation is that you can keep a person in police custody for 60 to 90 days. Now that's obviously retrograde, because the current law is police custody is only for a maximum of 15 days, and that too within the first 15 days of arrest. But one interpretation is that they can take the 15 days in bits and pieces spread over 60 to 90 days. Now what will the poor magistrate do? If a police officer, the prosecuting officer says, I want your custody for 5 days, and then he says, I will ask his custody again after a break of 1 week, what will the magistrate do for that intervening 1 week? Will he give them bail? No, he will send him to judicial custody. So effectively for 60 to 90 days, nobody can get bail under the new provision. इसके अलावा उन्होंने और भी कई ऐसे प्रोविजंस की बात की है जिसको लेकर अब भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। उन्होंने इस बात को भी पॉइंट आउट किया है कि आने वाले टाइम में ह्यूज नंबर ऑफ पिटीशंस हमें फाइल होती हुई दिखाई देंगी, और जो अब भी हो रही हैं। फॉर्मर होम मिनिस्टर का कहना है कि न्यू लॉज में इतने कम इम्प्रूवमेंट्स हैं कि उन्हें इजीली अमेंडमेंट्स के थ्रू पुराने लॉज में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था, इंस्टेड ऑफ रीनंबरिंग ईच सेक्शन एंड ब्रिंगिंग न्यू लॉज। अब आपका इस पर क्या थॉट है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।